आज हम एक ऐसे शेयर की चर्चा करने वाले हैं जो कि 1986 में रेलवे को वित्त संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित की गई थी। इन दिनों यह रिटेलर का फेवरेट शेयर है। हम देखें तो इस शेयर का मार्केट कैप 2,30,332 करोड़ रुपए है और स्टॉक 38 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी को देखा जाए तो 5.32% का है और आरओई 14.7% का है। इसकी बुक वैल्यू 36.5 है, जबकि इसका करेंट प्राइस 176 का चल रहा है। अगर यूं कहें यह अपने बुक वैल्यू से 5 गुने के आसपास ट्रेड कर रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम देखें तो इसने एक साल पहले 25.4 रुपये का लो लगाया था और ये अपने लो से लगभग 7 गुना इन्वेस्टर का पैसा लगभग 7 गुना करते हुए 176 रुपये के ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है और ये मात्र 0.85% का डिविडेंड देता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट में IRFC कहते हैं, के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम देखें तो कंपनी पिछले 5 सालों में 25.3% CAGR की दर से प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी 30.7% डिविडेंड मेंटेन की हुई है। अगर हम इनके दोस्त को देखें तो स्टॉक इस समय अपने करेंट प्राइस से 4.83 टाइम्स ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी का देनदारी का दिन है वो बढ़कर 3,730 दिन हो चुका है, जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव है। यदि इनके चार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रही है। एक ब्लैक लाइन है और एक येलो लाइन है और एक ब्लू लाइन है। ब्लैक लाइन 200 DMA को दर्शाती है और येलो लाइन 50 डेज DMA को दर्शाती है और ब्लू लाइन शेयर के प्राइस को दर्शाती है। हम देखें तो शेयर 50 दिनों में भी सबसे ऊपरी 50 दिनों के सबसे ऊपरी लेवल और 200 दिनों के सबसे ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रहा है और शेयर को तभी कंसीडर किया जाता है जब ये कम से कम 200 दिनों के न्यूनतम स्तर पे हो। अर्थात अगर इन दिनों हम शेयर को कंसीडर करते हैं तो थोड़ा रिस्की होगा, इसलिए हमें अभी वेट करना चाहिए कि ये 200 दिनों के लेवल से नीचे आए, तब हम इनको कंसीडर करके चल सकते हैं। यदि हम इनके पीयर्स को देखें तो इनके पीयर्स में नाम आते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रेक्ट लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल, IFCI, टूर फाइनेंस कॉरपोरेशन, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब यदि हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो इनका सेल्स जून 2023 में 6,669 करोड़ रुपए था, जो कि सितंबर में जम करके 6,767 करोड़ रुपए हो गया और इस सेल्स पे ये 100% का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। और यदि हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट की तो जून 2023 में इनका नेट प्रॉफिट 1557 करोड़ रुपए था, जो कि सितंबर 2023 में 1550 करोड़ रुपए रह जाता है। अर्थात इनके प्रॉफिट में मामूली सा डिक्लाइन हुआ है। आगे यदि हम इनका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो मार्च 2022 में ये 20,299 करोड़ रुपए का सेल्स जनरेट कर पा रहे थे, जबकि मार्च 2023 में यह बढ़कर 23,892 करोड़ रुपए हो जाता है। यहाँ पे ये 99% का प्रॉफिट ग्रोथ ईयरली मेंटेन किए हुए हैं, जिसमें से ये मार्च 2022 में 14,075 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में और मार्च 2023 में 70,447 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में भुगतान किए हैं। अगर देखा जाए
तो ब्याज का भुगतान करने के पश्चात मार्च 2022 में 6,090 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ था, और वहीं मार्च 2023 में यह प्रॉफिट 6,337 करोड़ रुपए का रहा। यदि इनके बैलेंस शीट को देखा जाए तो सितंबर 2023 में इनके पास जो रिजर्व था 34,615 करोड़ रुपए का रिजर्व था, जो कि जिसके सापेक्ष इनके ऊपर देनदारी है 4,06,443 करोड़ रुपए की। तो आप तो सोच रहे होंगे कि कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्ज है। कंपनी पे कर्ज तो होगा ही, क्योंकि ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। ये कर्ज लेकर ही किसी और को लोन देती है। फाइनेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियों को हम लोग देखेंगे उन पे कर्ज ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो दूसरों को लोन देती है, तो लोन देने के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है ये मार्केट से उन पैसों की व्यवस्था करते हैं, जो कि इनके ऊपर देनदारी के रूप में दिखाया जाता है। अब यदि हम इनके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखें तो पिछले 10 सालों से इनका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 16% का रहा, 5 सालों में 21% का रहा, 3 सालों में 21% का रहा, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 15% का रहा। जबकि कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 सालों में 28% का रहा, 5 सालों में 25% का रहा, 3 सालों में 26% का रहा, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 6% का नेगेटिव रहा। लेकिन अगर हम इनके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 सालों में ये शेयर का मूल्य 432% की दर से बढ़ा हुआ है। और इनके रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 10 सालों में रिटर्न ऑफ इक्विटी 13% की रही है, 5 सालों में 14% की रही है, 3 सालों में 15% की रही है, लास्ट ईयर में जो है ये 15% की रही है। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस 1 सालों में 432% की दर से बढ़ा है, जो कि नए इन्वेस्टर के लिए चिंता का विषय है। इस समय इतने CAGR पे जो है इस शेयर को कंसीडर करने का मतलब है कि आप रिस्की शेयर की श्रेणी में जा रहे हैं। अब यदि हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनका स्टेक 86.36% रहा है, जो कि पिछले कई सालों से अपरिवर्तित है। और FIs की बात करें तो 1.14% FIs का स्टेक था, जो कि बढ़कर 1.15% रह चुका है। DIs की बात करें तो DIs ने 1.63% स्टेक इनके पास पहले था, जो कि ट्रिम करके 1.15% पे आ गया है। वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो इनका स्टेक 10.88% से बढ़कर 11.34% हो गया है। यानी रिटेल इन्वेस्टर इसमें अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, जबकि DI स्टेक को ट्रिम कर रहे हैं। यदि हम इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पे खरीदारी के मौके बन सकते हैं यदि शेयर 100 रुपये के सपोर्ट पे आए, और दूसरे खरीदारी के मौके बन सकते हैं यदि शेयर 75 रुपये के सपोर्ट पे आए, और तीसरे खरीदारी के मौके बन सकते हैं यदि शेयर 50 रुपये के सपोर्ट पे आए। फिलहाल शेयर सर्किट में ऊपर जा रहा है, इसलिए किसी भी तरह की खरीदारी इस शेयर में काफ़ी रिस्की हो सकती है। अगर कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनको कुछ दिनों के लिए फ़िलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में बनी होगी, क्योंकि शेयर में भयंकर तेज़ी आ चुकी है और ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और अगर आप ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी इस शेयर में ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप इस शेयर के बारे में भली भांति स्टडी कर